हम कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को देखा है। कूलाम के नियम के अनुसार कोई एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी R, और इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है या कूलाम बल है उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम लिखते हैं कूलाम बल F इक्वल टू। इस कूलाम बल का मतलब होता है कि ये आवेश Q1 Q2 पर इतने परिमाण का बल लगाती है और आवेश Q2 Q1 पर भी इसी परिमाण का बल लगाता है। ऐसी स्थिति में आज हम देखेंगे कि किसी आवेश पर एक से अधिक आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होता है और उस बल के संदर्भ में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। यानी बहुल आवेश के कारण किसी एक आवेश पर विद्युत बल और इस विद्युत बल के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं कि एक कोई आवेश Q है और इस आवेश Q पर एक से अधिक आवेश के कारण विद्युत बल लग रहा, तो उसका प्रभाव क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो पहला आवेश Q1 है जिसके कारण आवेश Q पर बल लगेगा। दूसरा आवेश Q2 है, Q1 की Q से दूरी R1 है और Q2 की Q से दूरी R। और तीसरा आवेश Q3 है, ये Q3 इस आवेश की दूरी है Q से R3। इस तरह से अन्य आवेश है Q4, इस आवेश की दूरी R4 है। तो इन सभी आवेशों के कारण इस आवेश Q पर जो बल लगेगा वो अलग अलग लगेगा। क्योंकि सभी आवेशों की दूरी इस आवेश Q से अलग अलग है और सभी आवेशों का परिमाण भी अलग अलग है। क्योंकि लगने वाला विद्युत बल जिन दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल है उन आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो इस Q आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल R2 पर निर्भर करेगा, Q और Q2 पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से इस Q1 के कारण Q पर लगने वाला बल R1 पर निर्भर करेगा और Q1 पर निर्भर करेगा। तो सभी आवेशों के कारण इस Q पर लगने वाला बल उन आवेशों की Q से दूरी तथा उन आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। अब अगर हम एक एक आवेश के कारण इस Q पर लगने वाले बल को देखें तो पहले हम देखेंगे कि आवेश Q1 के कारण Q पर लगने वाला बल क्या, आवेश Q1 के कारण Q पर लगने वाला विद्युत बल को हम लिखते हैं F Q1 के कारण लग रहा तो F1 लिख देते हैं। F1 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0, ये वैसे रहता है। और दोनों आवेश, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q और दोनों के बीच की दूरी R1 का स्क्वायर। ये तो होता है स्केलर फॉर्म में। अदिश स्वरूप इसका है Q1 के कारण Q पर लगने वाले बल। लेकिन अगर हम दिशा के रूप में लिखें, सदिश के रूप में लिखें तो इसको लिखेंगे ये सदिश रूप में, क्या हो जाएगा F1 वेक्टर के रूप में इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q इंटू R1 का क्यूब हो जाता है और वेक्टर हो जाता है Q1 से Q तक। जो वेक्टर बनेगा Q1 से Q तक इस तरह का, ये Q1 से Q तक लाइन एरो खींचेंगे इस तरह का और ये हो जाएगा वेक्टर। और इस वेक्टर का हम नाम रखते हैं R1 वेक्टर। इस तरह से ये क्या हो गया, यहां से यहां तक का वेक्टर क्या हो गया, R1 वेक्टर। तो ये F1 का डायरेक्शन क्या होगा, इस R1 वेक्टर के एलान। तो R1 वेक्टर इस दिशा में है, इस दिशा में, तो F1 भी क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। ये F1
Q2 के कारण Q पर लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, इसको हम F2 लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखते हैं। तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 Q2Q बाई R2 का Q और R2 वेक्टर। R2 वेक्टर कौन सा होगा, Q2 से Q की तरफ एरो बनाते हैं, ये हो जाएगा R2 वेक्टर और इसी दिशा में R2 वेक्टर की दिशा में लगेगा बल F2। ये हो गया। तीसरा इसी प्रकार Q3 के कारण क्या लिखेंगे, इसी प्रकार वेक्टर Q, इसी प्रकार वेक्टर F3 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 Q3 हो जाएगा, Q हो जाएगा R3 का Q और वेक्टर R3, वेक्टर R3 ये वेक्टर R3 ये होगा। ऐसे Q3 से Q की तरफ एरो बनाएंगे तो ये वेक्टर R3 हो गया और F3 जो है इसी वेक्टर के एलान में लगेगा, तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये F3 हो गया। आगे F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F4 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 Q4 Q बाई R4 का Q इंटू R4 वेक्टर, ये इस तरह से। और इसी तरह से अगर n आवेश हो Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn, तो क्या हो जाएगा, Qn आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Fn वेक्टर के रूप में इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 Qn Q अपॉन Rn का Q और वेक्टर Rn, इस तरह से। ये मान लेते हैं यहां पर ये Qnवा चार्ज है और इस Qn चार्ज के कारण जो लगने वाला बल है ये Rn वेक्टर होगा, Qn से Q की तरफ खींचेंगे, ये वेक्टर होगा और इसी वेक्टर के दिशा में क्या हो जाएगा, Fn लग जाएगा। तो इस एक आवेश Q पर बल कितने लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, ये सॉरी यहां पर हम इसको Fn यहां लिख दे रहे हैं और F4 ये दिशा में लिख रहे हैं, F4 ये। तो इस चार्ज Q पर F1 F2 F3 F4 Fn डॉट 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 करके इतने फोर्स लग रहे हैं और तो परिणामी फोर्स क्या हो जाएगा, सभी फोर्स इस Q पर लगने वाला परिणामी फोर्स क्या हो जाएगा, सभी बलों का सदिश योग। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एक पिंड पर एक से अधिक बल लगते हैं तो परिणामी बल क्या हो जाता है, सभी बलों का सदिश योग हो जाता है। तो बिल्कुल चाहे वो विद्युत बल हो, चाहे यांत्रिक बल हो, चाहे किसी प्रकार का बल हो, उसमें अगर किसी एक आवेश पर एक से अधिक आवेशों का लगने वाला बल है तो इस आवेश पर सम्मिलित बल या प्रभावी बल या परिणामी बल जो होगा सभी बलों का सदिश योग हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या हो जाता है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर एक आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल F1 है, Q1 के कारण लगने वाला बल F1 है और Q2 के कारण लगने वाला बल F2 है, तो F1 न तो F2 को प्रभावित करेगा न तो F2 F1 को प्रभावित करेगा। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, निर्भर नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से अनिर्भर होंगे। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी यदि किसी एक आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण अनेक बल लग रहे हों
तो वे सभी बल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और क्या हो जाता है, उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी बलों का सदिश योग हो जाता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हम क्या कहेंगे कि यदि किसी एक आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण विद्युत बल लग रहे हैं, तो उस आवेश पर परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों की कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है और सभी बल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। यही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे कि आवेश क्यू पर लगने वाला परिणामी बल, क्या लिखेंगे, आवेश क्यू पर अन्य आवेश कौन कौन है, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल बराबर परिणामी विद्युत बल F इक्वल टू लिख लेते हैं, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 प्लस Fn। ये यानी किसी एक आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगे विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो क्या हो गया, F इक्वल टू क्या लिखेंगे, सभी बलों का मान अगर रखना चाहें तो 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0, Q सभी में कॉमन होगा और पहले से बचेगा Q1 अपान R1Q और वेक्टर R1 प्लस Q2 अपान R2Q वेक्टर R2 प्लस Q3 अपान R3Q वेक्टर R3 प्लस Q4 अपान R4Q वेक्टर R4 वेक्टर R4 और डॉट 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 करके लिखेंगे। चलिए यहां Q1 को यहां कर देते हैं, Q1 प्लस डॉट 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 Qn बटा Rn पे पावर Q और Rn वेक्टर। ये हो जाता है हमारा परिणामी फोर्स, परिणामी बल किस पर, Q पर, किन बलों के कारण, इस Q1 Q2 Q3 Q4 Qn के कारण लगने वाले विद्युत बल का परिणामी जो होता है वो Q पर लगने वाला संपूर्ण बल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहां से, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों का परिणामी उन समस्त बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे कि विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर चलिए हम Q पर लिख देते हैं, एक आवेश Q पर अन्य आवेशों कौन करेंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn के कारण लगने वाले विद्युत बल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते तथा
Q पर विद्युत बल का परिणामी अन्य आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यही जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, अध्यारोपण का सिद्धांत है कि किसी एक आवेश पर अन्य एक से अधिक आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और उसी आवेश पर लगने वाले संपूर्ण बलों का परिणामी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी यदि एक आवेश कारण बल लगने वाला F1 है, दूसरे कारण लगने वाला बल F2 है, तीसरे कारण लगने वाला बल F3 है, चौथे कारण लगने वाला बल F4 है और nवें के कारण लगने वाला बल Fn है, तो ये F1, F2, F3, F4 एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि F1 के होने से F2 पर कोई प्रभाव पड़ेगा, F2 के होने से F3 पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ये बल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल इन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने आज अध्यारोपण का सिद्धांत देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।